दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 जूलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर का आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे। वो टॉपिक क्या है? तो देखो, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक आए, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, मतलब कि एक सेल में किसी भी कंपोनेंट्स का क्या क्या कंपोजिशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब एक बात तो आप लोग सुने होंगे बचपन से कि एक इंसान में सबसे ज्यादा पानी भरा हुआ रहता है। इसका मतलब अगर एक इंसान में, अगर एक ह्यूमन बीइंग में सबसे ज्यादा पानी भरा हुआ रहता है, सबसे ज्यादा वाटर रहता है, तो ऑब्वियसली एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सेल प्रेजेंट होगा, उस सेल के अंदर भी सबसे ज्यादा क्या होगा? सबसे ज्यादा वाटर भरा हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग देखो पहले एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल में हम लोग लिखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स का क्या कंपोजिशन होता है, एवरेज कंपोजिशन। सबसे पहले लिखेंगे कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, और फिर क्या लिखेंगे? परसेंटेज जो क्या रहेगा? एवरेज रहेगा, एवरेज। ठीक है, तो पहले कंपोनेंट्स देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और उसका क्या क्या एवरेज एवरेज परसेंटेज होता है, एवरेज कंपोजिशन होता है। ऑब्वियसली एक हर एक सेल में एक एक्यूरेट तो नहीं होगा, किसी में कुछ ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, तो इसलिए हम लोग एवरेज को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले ऑब्वियसली वाटर आता है। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा वाटर भरा हुआ है, तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है, उस सेल में भी सबसे ज्यादा क्या होगा? वाटर भरा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग वाटर लिखते हैं। और वाटर कितना होता है? एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो वाटर रहता है वो 70 से 90% तक रहता है। कितना रहता है? 70 टू 90%। ऑब्वियसली फिर क्वेश्चन आएगा कि ये दो डेटा क्योंकि ऑब्वियसली हम एवरेज बता रहे हैं, तो एवरेज तो इसके बीच में है। ठीक है, इससे थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो सकता है। अब सेकंड क्या है? अब देखो, सबसे ज्यादा तो इसमें वाटर रहता है। वाटर के बाद सेकंड आता है, वो होता है प्रोटीन। सेकंड क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? से 15% क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। अभी मैं इसका एक ट्रिक भी बताऊंगी, इस ट्रिक के थ्रू भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाटर था जो कि 70 से 90% तक था। सेकेंड नंबर पे कौन था? सेकेंड नंबर पे प्रोटीन है जो कि 10 से 15% तक आता है। थर्ड नंबर पर आता है न्यूक्लिक एसिड। कौन होता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड एक सेल में न्यूक्लिक एसिड जो रहता है वो रहता है 5 to 7%। एक सेल में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता है जो कि न्यूक्लियस में रहता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 3%। कार्बोहाइड्रेट के बाद लिपिड 2%। एंड लास्ट आयरन 1%। ठीक है, तो ये पूरा एवरेज कंपोजिशन में अगेन एक बार बता देती हूँ और फिर एक ट्रिक बता दूंगी जिसके थ्रू सारा याद हो जाए। तो देखो कि एवरेज कंपोजिशन में सबसे ज्यादा कौन होता है? वाटर होता है, जो 70 से 90% तक रहता है। सेकेंड नंबर पर आते हैं प्रोटीन जो कि 10 से 15 10 to 15% रहता है। थर्ड नंबर पर आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो कि 5 to 7% तक। कार्बोहाइड्रेट 3%। कार्बोहाइड्रेट के बाद लिपिड 2% और फिर आयरन 1%। देखो ट्रिक क्या है? वाटर 70 से 90% होता है, ये याद कर लेना। सेकंड जो होता है वो प्रोटीन। यहाँ पर मैं क्या लिखूँ? 10 to 15%। ऑब्वियसली 10 को 10 में ही ये जो 15 जो आता है और 10 जो होता है, ये इसी के टेबल में 70 और 90 आता है। तो 15 से 90 होता है, तो 15 से 90 यहाँ तक याद रखना है। फिर यहाँ पर 7 आता है, तो यहाँ पर 5 आता है। 5 2 10, 7 2 14, एक ही ऐड कर देना। 14 15 लिख देंगे तो वो चलेगा। कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड 2 और क्या होता है? आयरन 1%। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अभी देखो कि अभी हम लोग जो टेबल बनाए थे जिसमें कंपोजिशन लिखे थे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स का क्या क्या कंपोजिशन, अब उसमें एक बात हमने ये समझ में आ जाता है कि वाटर जो होता है वो किसी भी सेल में वाटर सबसे ज्यादा होता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि वाटर इज मोस्ट अबंडेंट इन अ सेल। अगर किसी भी सेल को अगर
हम लोग अगर मेजर करते हैं या उसका अगर वेट मेजर करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा क्या आएगा, पानी आएगा। इसका मतलब अगर किसी भी सेल से पानी को हटा देंगे तो बहुत ही कम कंपोजिशन और किसी भी दूसरी चीज का होगा, जो कि 10 से 15%, 5 to 7%, 3 to 1% ऐसे करके होगा। यहाँ पर लिख देते हैं वाटर इज मोस्ट abundant इन अ सेल। एक सेल में वाटर सबसे ज्यादा abundant होता है। उसके बाद सेकंड क्या लिखेंगे, अब देखो हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, वो भी एक छोटा सा टॉपिक। उसमें क्या आता है कि जैसे देखो कि अगर हम लोग जानते हैं या आप लोग बचपन में ये बात सुनते होंगे कि मिट्टी और हम लोग एक जैसे, मतलब अगर आपको एक गांव में बोलता होगा तो बोलते होंगे कि हमारा मिट्टी जो है वो भी हमारा शरीर जो है वो भी मिट्टी से ही बना हुआ है। ठीक है, ऐसा करने का क्या मतलब होता है, ऐसा करने का ये मतलब होता है कि मिट्टी में अगर एक सॉइल लोगे, अर्थ क्रस्ट लोगे, तो उसमें जो जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट है। बट बस फर्क इतना है कि जो में जो अर्थ क्रस्ट जो है उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसका कॉम्पोजिशन अलग है, और हमारे अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसका कॉम्पोजिशन अलग है। अब कुछ ऐसी चीजें जो कि हमारे बॉडी में ज्यादा है, अर्थ क्रस्ट के अंदर कम है, और कुछ ऐसी चीजें जो कि अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है, जो कि सॉइल में ज्यादा है, बट हमारे बॉडी में वो कम है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिमिलर सिमिलर प्रॉपर्टीज या हैव सिमिलर एलिमेंट्स इन बोथ लिविंग। लिविंग कहने का मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ह्यूमन और नॉन लिविंग, जिसमें कि हम लोग लिखेंगे अर्थ क्रस्ट। क्या है कि हैज सिमिलर एलिमेंट मतलब कहने के मतलब एक जैसे एलिमेंट। जैसे कि देखो कि अगर अर्थ क्रस्ट के अंदर, अगर सॉइल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमारे बॉडी में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अर्थ क्रस्ट के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, हमारे में भी है। अर्थ क्रस्ट के अंदर सल्फर प्रेजेंट है, हमारे में भी है। अर्थ के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो भी हमारे में है। ठीक है, तो ये सिमिलर प्रॉपर्टीज है बट कॉम्पोजिशन अलग है। हमारे में भी सोडियम है, हमारे में भी मैग्नीशियम है, बट हमारे अंदर जो सोडियम मैग्नीशियम है उसका कॉम्पोजिशन अलग है, और अर्थ क्रस्ट के अंदर जो सोडियम मैग्नीशियम प्रेजेंट है उसका कॉम्पोजिशन अलग अलग है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड पहले लिख देते हैं इनह्यूमन ऑर्गेनिक component is more than organic compound present more than earth crust। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे में ज्यादा प्रेजेंट है और अर्थ क्रस्ट के अंदर कम प्रेजेंट है। अगर लिखना चाहे तो हम लोग ये लिख सकते हैं ऑर्गेनिक हमारे में ज्यादा है, और क्या है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर कम है। बट सेकेंड जो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक वो किसमें ज्यादा है, वो ज्यादा है अर्थ क्रस्ट के अंदर। यहाँ पर लिख देते हैं ह्यूमन, यहाँ पर लिख देते हैं ह्यूमन। तो ह्यूमन में ऑर्गेनिक ज्यादा है, अर्थ क्रस्ट में कम है। अर्थ क्रस्ट में इनऑर्गेनिक ज्यादा है, हमारे अंदर कम। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि हम लोगों में प्रेजेंट होते हैं, जो कि कॉमन होता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट्स दैट प्रेजेंट इन बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट्स जो कि हमारे में भी और अर्थ क्रस्ट के अंदर में भी दोनों में प्रेजेंट रहता है, वो कौन कौन होता है। इसमें सबसे फर्स्ट में आता है कार्बन।
सेकेंड में आता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फोर्थ में सल्फर, नाइट्रोजन, फिर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो कि हम ह्यूमन में भी प्रेजेंट रहता है, लिविंग में भी प्रेजेंट रहता है, और साथ में किस चीज में, अर्थ क्रस्ट के अंदर, दोनों में प्रेजेंट रहता है। वो कॉमन क्या क्या होता है? तो सबसे फर्स्ट होता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों होते हैं, कंपोनेंट्स या कह सकते हैं एलिमेंट। ये चारों जो है, ये चारों है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो ये चारों इनऑर्गेनिक है, बाकी सारे ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में कौन कौन होते हैं? ऑर्गेनिक में कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, सल्फर होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। इनऑर्गेनिक में कौन कौन होते हैं? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है। ये चार इनऑर्गेनिक, और इधर कितने हो गए? चार, और फिर पांच हो गए ऑर्गेनिक। तो देखो, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो हम ह्यूमन बींग में ज्यादा रहते हैं, और जो इनऑर्गेनिक मैटर होता है वो किस में ज्यादा रहता है? वो अर्थ क्रस्ट के अंदर जाता है। अब देखो कि आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारे में कौन कौन से इनऑर्गेनिक मैटर है, ये हम लोग को कैसे पता चल पाए। तो एक उसके लिए एक टेस्ट किया गया, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके थ्रू पता चलता है। तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं उन सबको डिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले कि वाटर इज मोस्ट डिपेंडेंट इन अ सेल। एक सेल के अंदर सबसे ज्यादा पानी भरा हुआ रहता है। जैसे कि अगर कहा जाए तो हम लोग जानते हैं कि एक दिन में अगर कहा जाता है तो इंसान को 4 से 5 लीटर पानी तो पीना चाहिए। तो हमारे बॉडी में भी क्या रहता है? सबसे ज्यादा वाटर भरी हुई रहती है। ऑब्वियसली हमारे बॉडी के जो अंदर जो सेल प्रेजेंट है, उस सेल के अंदर भी सबसे ज्यादा क्या भरा रहेगा? पानी भरा रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या लगाए? उसके बाद हम लोग सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर दिए। सेकेंड टॉपिक क्या था? यहाँ सिमिलर एलिमेंट इन बोथ लिविंग और नॉन लिविंग, सिमिलर प्रॉपर्टीज या सिमिलर कंपोनेंट। जो कंपोनेंट्स हमारे अंदर प्रेजेंट रहता है वही कंपोनेंट्स नॉन लिविंग के अंदर, नॉन लिविंग जिसमें कि अर्थ क्रस्ट का एग्जांपल लिया गया, सॉइल का एग्जांपल लिया गया। तो हमारे में जो प्रेजेंट रहता है वही अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे में ज्यादा रहते हैं, कुछ अर्थ क्रस्ट के अंदर ज्यादा रहते हैं। हमारे में जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा रहते हैं, ऑर्गेनिक का कंपोनेंट ज्यादा रहते हैं, या यह भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक एलिमेंट हमारे अंदर ज्यादा रहते हैं। वही इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो रहते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो रहता है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कहा जाए या कहा जाए कि ऐसे एलिमेंट जो कि नॉन लिविंग ह्यूमन, सॉरी लिविंग ह्यूमन और नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट दोनों में प्रेजेंट रहता है। वो कौन कौन होते हैं? कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है। ये ऑर्गेनिक हो गए। इनऑर्गेनिक में पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ये 9 प्रेजेंट रहते हैं ऐसे एलिमेंट्स जो कि ह्यूमन में भी और अर्थ क्रस्ट के अंदर भी प्रेजेंट रहता है। बट कॉम्पोजिशन किसका ज्यादा रहता है? तो हमारे अंदर में ऑर्गेनिक का ज्यादा रहता है। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, सल्फर, ये हमारे अंदर ज्यादा प्रेजेंट रहता है। देखो, ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन हम ह्यूमन के अंदर भी ज्यादा प्रेजेंट रहता है और अर्थ क्रस्ट के अंदर भी ज्यादा प्रेजेंट रहता है। बट उस दोनों में सबसे ज्यादा हमारे अंदर भी आ रहता है, ठीक है। हमारे अंदर में ज्यादा रहता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर हमारे से थोड़ा सा कम रहता है। वही अगर कहा जाए कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का, तो ये क्या होता है? ये इनऑर्गेनिक, या कह सकते हैं कि ये सिर्फ इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर ज्यादा रहते हैं। सिलिकॉन भी दिया गया है, बट सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट के अंदर ही प्रेजेंट रहता है, हमारे अंदर में नल है। वहां पर लिखा गया, एक टेबल भी बना गया है एनसीईआरटी में, इसमें नल निकल गया है। मतलब कि बहुत ही कम, बहुत ही कम, मतलब कि बहुत ही कम प्रेजेंट रहता है। 0.00 कुछ में प्रेजेंट रहता है हमारी ह्यूमन बीइंग के अंदर, इसलिए वहां पर नल लिख दिया गया। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग एक टेस्ट करने वाले हैं जिसका क्या नाम है? एस एनालिसिस टेस्ट। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि एक लिविंग टिश्यू को लेंगे, एक किसी भी लिविंग टिश्यू को लेंगे। आप उसमें कोई भी वेजिटेबल पीस ले सकते हो,
कोई भी लीफ वगैरह ले सकते हैं। फिर उसको क्या करेंगे, वेट करेंगे। बट सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हम लोग टेस्ट करते हैं, हम लोग एस एनालिसिस टेस्ट, ये करते क्यों? ये टेस्ट हम लोग करते हैं टू नो अबाउट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट दैट प्रेजेंट इन अ सेल। किसी भी अगर सेल की बात किया जाए तो ऑब्वियसली उसमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि सल्फर होता है, सॉरी, जैसे कि उसमें सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सिलिकॉन वगैरह होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इस टेस्ट को करेंगे। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं अबाउट, टू नो अबाउट, किसके बारे में जानेंगे, टू नो अबाउट दैट प्रेजेंट इन अ सेल। एक सेल के अंदर में कौन कौन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में जानने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एस एनालिसिस टेस्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, कोई भी एक लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू जिसमें आप क्या लिख सकते हो, वेजिटेबल, किसी भी कोई भी वेजिटेबल का एक छोटा सा पीस ले सकते हो, या कोई भी लीफ वगैरह है तो उसका एक छोटा सा पीस ले सकते हो। फिर इसको क्या करेंगे, बेक करेंगे। इसके बाद बेक करने के बाद जो वेट आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेट, वेट करेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, अभी मैं इसको फिर से समझाऊंगी। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इवेपोरेट, इवेपोरेट, इवेपोरेट करने के बाद जो वेट आएगा उसको हम लोग ड्राई वेट कहेंगे। फिर अगेन क्या करेंगे, हम लोग इसको जला देंगे, बर्न। फिर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। अभी देखो मैं अभी स्टार्टिंग से बता, सबसे पहले लिविंग टिश्यू लेंगे, फिर उसको बेक करेंगे, मतलब उसका वजन तौलेंगे। ठीक है, फिर जो वजन आएगा उसको हम लोग वेट वेट कहेंगे। वेट मतलब क्या होता है, गीला, मतलब जो वजन आएगा वो गीला वेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाटर भरा हुआ है। हम लोग जानते हैं वाटर 70 से 90% क्या होता है, परसेंटेज तक रहती है। तो ऑब्वियसली वो जो वेट आएगा वो वेट वेट होगा। मतलब क्या होगा कि उसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ गया वेट वेट। फिर उसको क्या करेंगे, उस पानी को इवेपोरेट करवाएंगे, मतलब उसको हीट करेंगे, वार्म करने की, जिससे कि जितना भी वाटर वो इवेपोरेट हो जाए। फिर उसके बाद जो वेट करेंगे वो ड्राई वेट आएगा। ड्राई वेट क्यों कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर से सारा पानी खत्म हो चुकी है। फिर फाइनली हम लोग उसको बर्न कर देंगे, मतलब जला देंगे। और जलाने के बाद ऑब्वियसली एस हमारे पास मिल जाएगा। एस मतलब क्या होता है, तो वो जला हुआ नहीं, राख, राख हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जलाने से क्या हुआ, जब हम लोग उसको जलाए उसके अंदर का जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स थे वो सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स खत्म हो गए। और उसके बाद जो कंपोनेंट्स बचा वो सारा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ही था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बर्न, only and only inorganic components are present। सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या हो गए, जल गए, और जितने भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स थे वही बचे। तो अब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में होंगे कौन कौन, तो इसमें होगा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ईटीसी, सिलिकॉन वगैरह भी हो सकता है, इसलिए मैं ईटीसी लिखती हूँ। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग क्या समझे, अभी हम लोग करें एस एनालिसिस टेस्ट। एस एनालिसिस टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर एस, एस का मतलब ही होता है राख, जो जलने के बाद जो बच जाता है उसका एनालिसिस किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया एस एनालिसिस टेस्ट। इसको किया क्यों गया, ताकि हम लोग किसके बारे में जान सके, जितने भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है उसके बारे में जान सके। तो उसके लिए एक लिवर पीस लेंगे, या कोई भी एक लिविंग टिश्यू लेंगे, या कोई भी एक वेजिटेबल या लीफ पीस ले लेंगे। फिर उसका वेट करेंगे, जो वेट आएगा उसको हम लोग वेट वेट कहेंगे। फिर उसको अगेन क्या करेंगे, उसको इवेपोरेट करवाएंगे, वार्म करेंगे, जिससे जितना भी पानी रहे वो इवेपोरेट हो जाए। फिर उसको वेट करेंगे, फिर जो वे आएगा वेट आएगा वो हो जाएगा ड्राई वेट।
फिर फाइनली इसको जला देंगे, फिर एश बन जाएगा, राख आ जाएगी। और फिर उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट थे वो सारे जल गए, बचेगा और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कौन कौन थे? तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर वीडियो आप लोग को यूजफुल रहा होगा तो प्लीज वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।